हेलो एंड वेलकम टू क्वालिफाइड विशाल। आज आप लोग से मैं ये बताने वाला हूँ कि मतलब क्या ऐसी गलतियाँ हैं, क्या ऐसे मिस्टेक्स हैं जो अगर हम एग्जाम हॉल में ना करें ना तो निश्चित रूप से हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो कुछ ऐसे मैं अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे बात करूंगा जो मैंने ग्रुप डी 2018 का एग्जाम दिया था और उस पर जो मैंने सिलेक्शन लिया था उसी की बेसिस पे कुछ बातें करूंगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊंगा ना। सच में अगर आप इन पॉइंट्स पे अगर आपने गौर करना सीख लिया या अभी से थोड़ा बहुत प्रयास करना इस पे चालू रखेंगे ना तो मैं इस बात की भरोसा दिला, इस बात की गारंटी देता हूँ कि निश्चित रूप से आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेने से फिर कोई नहीं रोक सकता। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जो मैंने ग्रुप डी 2018 का एग्जाम दिया था, जो मैं एग्जाम हॉल में प्रवेश किया था, तो मेरे साथ ऐसी क्या क्या दिक्कतें आई थी जिस वजह से थोड़े मेरे कम अटेम्प्ट हुए, पर ओवरऑल जो मेरा नंबर था काफ़ी अच्छा आया था, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, किन चीज़ों से आपको सीखने हैं, किन चीज़ों को अपने अंदर सुधारने हैं, जिससे कि आपके आने वाले दिनों में एग्जाम दो तो आपका एग्जाम एकदम निश्चित रूप से सिलेक्शन वाला एग्जाम हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ, जब मैं एग्जाम हॉल में प्रवेश किया था, मेरा 16 अक्टूबर को एग्जाम था, फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम था मेरा। 16 अक्टूबर 2018 को मेरा एग्जाम था और जैसे ही मेरा एग्जाम हुआ, एग्जाम खत्म होने, एग्जाम में जैसे ही मैंने प्रवेश किया, ठीक है, तो प्रवेश करते हुए जैसे ही मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठा तो कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या होता है ना, जो सेक्शंस होते हैं, अलग अलग सेक्शंस में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वो मिक्स टाइप के रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जीएस वाला सेक्शन अलग आएगा तो उसमें मैथ का अलग आएगा, रीजनिंग का अलग आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहता वहाँ पे, एकदम बिल्कुल मिक्स टाइप का रहता है, ठीक है। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखना। तो जैसे मैंने वहाँ पे पहला उठाया तो मैंने पहला देखा जीएस का क्वेश्चन वहाँ पे आया, ठीक है। तो जीएस के 4-5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना जो बिल्कुल मेरे माइंड में कहीं ना कहीं क्वेश्चन स्टक ही, मतलब बिल्कुल बाउंस कर रहे थे क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन तो जीएस के ऐसे आए ना जो बिल्कुल बाउंस करने वाले क्वेश्चन थे, जो बिल्कुल समझ में नहीं आता इसमें मैं क्या करूँ। करंट अफेयर का उसमें एक ऐसा क्वेश्चन आया था ना जिसका कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता था, जिसको मैंने उसको पढ़ा ही नहीं था। और फाइनली होता क्या है, मैं यहाँ से आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा। वैसे वहाँ तो मैंने वहाँ पे टाइम दे दिया उसको, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन में थोड़ा सा उलझा रह गया, फंस गया। पर अब आप लोग को इससे सीखने की ज़रूरत है। आप लोग को ये वाली गलती नहीं दोहरानी है। एक्चुअली मैं उसमें फंस गया था क्वेश्चन में, 2-3 क्वेश्चन लगाने के चक्कर में मेरे काफ़ी टाइम उसमें चले गए। ऐसे ही कुछ मैथ के ऐसे क्वेश्चन, एक्चुअली जब जो एग्जामिनर होता है ना वो इस तरह के सेटिंग करके ही देता है, जो पैटर्न एग्जाम बनाता है, एग्जाम का पेपर जो बनाता है ना, वो स्टार्टिंग में कुछ टफ लेवल के क्वेश्चन डाल देता है जिससे कि आप शुरू में ही फंस जाओ। शुरू में ही आपकी थोड़ा सी जो मोटिवेशन, जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, वो हिलाने की कोशिश करता है, वो चेक करता है, मतलब जो बंदा वहाँ पे समझ जाएगा ना उसका सिलेक्शन हो जाता है फिर। तो मेरे साथ हुआ क्या, जो शुरू में 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन काफ़ी टफ लेवल के थे, हाई लेवल के क्वेश्चन थे, तो मैंने उसमें थोड़ा सा टाइम दे दिया। पर आपको ये नहीं करना है, ठीक है। वो स्टार्टिंग के आप क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, ठीक है, उस पर आपको स्टक नहीं होना है। अगर आप वहाँ पे स्टक हुए तो समझ लो आप सिलेक्शन से दूर होते जाओगे फिर। तो ये आपको गलती वहाँ पे नहीं दोहरानी है एग्जाम हॉल में। यही गलती मेरे से हुआ था, ठीक है। और ओवरऑल जिससे मेरा अटेम्प्ट थोड़ा सा कम हो पाया था। और दूसरी आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है ना, अभी मैं हाल ही में एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम देकर आया था। बताना तो नहीं चाहता था पर मैं एक्सपीरियंस है, आप लोग को काम आने वाला है तो मैं आपके सामने शेयर जरूर करूंगा, ठीक है। तो जब मैं सीएचएसएल का एग्जाम जो मैंने देकर आया ना, थोड़ा सा मैं गणित का पोर्शन आप लोग को पता होगा कि काफ़ी टफ लेवल का गणित आया था, मतलब काफ़ी कैलकुलेटिव आई थी सीएचएसएल की इंग्लिश। इस समय एसएससी के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सारे जो मैथ के जो कैलकुलेशन है ना काफ़ी टफ हो रहे हैं, मतलब टफ तो नहीं कह सकते, मतलब कैलकुलेटिव टाइप के आ रहे हैं। तो जो बच्चा मैथ में फंस जाएगा ना उसका पेपर खराब हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ इस समय पैटर्न देखने को मिल रहा है। जब मैं सीएचएसएल का एग्जाम दे रहा था तो एक्चुअली हुआ कि मैं मैथ में काफ़ी कॉन्फिडेंट रहता हूँ हमेशा, ठीक है। मैथ रीजनिंग काफ़ी अच्छी है तो उसमें मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ। तो मैं मैथ के क्वेश्चन शुरू में स्टार्ट कर दिया हल करना और मैं मैथ करता ही रह गया, करीब करीब 25 क्वेश्चन सॉल्व करते करते मुझे 30 से 35 मिनट लग गए, ठीक है। और ओवरऑल हुआ क्या कि मैथ और रीजनिंग के चक्कर में मेरे जो जीएस के 7-8 क्वेश्चन लास्ट में तो वो छूट ही गए, मैं उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। एक्चुअली मैं उस पर विजिट ही नहीं कर पाया, मतलब वो ऐसे के वैसे छूट गया। तो ये वाला बहुत बड़ा गलती होता है जो आपको सुधारना है, ठीक है। पहले मैंने बताया क्या, शुरू के अगर कुछ क्वेश्चन टफ मिलते हैं तो आप उसको स्किप करो, वहाँ पे स्टक मत हो। एग्जामिनर का जो तरीका होता है, जो उसका दिमाग माइंड सेटअप होता है, उसी तरीके से वो सेटअप करता है कि बच्चों को किसी तरह डिमोटिवेट किया जाए, ठीक है। और सेकंड नंबर जो मैंने आपको बताया क्या, सेकंड नंबर में आपको क्या बताया, आपको किसी भी तरीके से किसी भी हालत में आपको लास्ट तक पेपर अटेम्प्ट करने ही करने हैं। किसी भी क्वेश्चन पे ये नहीं हो कि आपने इसको देखा ही नहीं, तो वो सबसे बड़ा बोल सकते डिसएडवांटेज होता है। एक्चुअली होता क्या है, हो सकता हो जो आपने 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन लास्ट में छोड़ दिए, जो आपने नहीं अटेम्प्ट कर पाए, कोई बात नहीं, वो जीएस का हो, रीजनिंग का हो, जीके का हो, मैथ का हो, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता हो कि उसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे होंगे, हो सकता हो आपने 5 से 7 क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, कुछ नहीं तो आपको 3-4-5 क्वेश्चन उसमें आ रहे होंगे, पर आपने नहीं छोड़ा, उसको देखा ही नहीं, तो ये तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो गया ना।
तो कोशिश ये किया करो किसी भी हालत में आपको सारे क्वेश्चन एक बार देखने ही देखने हैं। तो इस तरीके से मत फंसा करो। एक बार टाइम, जो भी क्वेश्चन ऐसा लगे कि टाइम टेकिंग है, भले ही क्वेश्चन का लेवल कुछ भी हो, इजी हो, मॉडरेट हो, हाई हो, उससे नहीं मतलब है। अगर वो कोई क्वेश्चन आपका टाइम टेकिंग होता है, टाइम ज़्यादा लेता है, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वैसे क्वेश्चन को आप उस टाइम के लिए स्किप कर दिया करो। लास्ट में जब टाइम बचे तब उसको आप एक बार देख लिया करो। क्योंकि हमें एक दो क्वेश्चंस के चक्कर में क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ देते हैं, बहुत सारे बच्चों से पीछे हो जाते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन को आप 1 से 2 मिनट भी दे दिया ना, तो मान के चलो आप बहुत पीछे हो रहे हो। कोई भी क्वेश्चन हो 30 सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा अगर कैलकुलेटिव हो तो 1 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा लग रहा है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको आप छोड़ दो। और हाँ, अगर आपका आंसर बन रहा है, आंसर आते जा रहा है, ठीक है, 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आंसर आने ही वाला है, तो आप उसको कर सकते हो। पर अगर ऐसा हुआ कि आप 30 सेकंड लगा दिए, 1 मिनट लगा दिए, फिर भी आपका दिमाग अभी तक उसमें काम ही नहीं कर रहा है, कोई कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है, सीरीज का कोई क्वेश्चन आता है, जहाँ पे दिमाग, क्वेश्चन तो देखने में इजी लगता है पर वास्तव में वो बनता नहीं है, उसमें दिमाग काम ही, लॉजिक ही नहीं समझ में आता क्या लॉजिक लग रहा है। तो वैसे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन से बाहर कर सकते हैं। तो एकदम बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखना, उस क्वेश्चन से आप दूर ही रहना, ठीक है। हो सकता हो तो कुछ टाइम के लिए उसको स्किप करके आगे बढ़ना। मे बी अगर लास्ट में आपको कुछ टाइम्स मिले तो उसमें आप उसको स्पेंड कर सकते हो, उसको टाइम दे सकते हो, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट आपको बिल्कुल ख्याल रखना है, ठीक है। थर्ड क्या होता है कि कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मॉक टेस्ट केवल इसलिए लगाया जाता है कि जिससे कि हमारा नंबर इंक्रीज हो जाए, ठीक है। वो तो आपको करना ही करना है, नंबर इंक्रीज करने के लिए तो मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने हैं। पर आपको, जो मैंने आपको 2 पॉइंट्स अभी बताया ना, कि स्टार्टिंग में किस तरह के क्वेश्चंस वो एग्जामिनर फील रखता है कि बच्चे को थोड़ा सा डिमोटिवेट कर दिया जाए, या बीच में कुछ ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन डाल देता है मैथ के या रीजनिंग के, कोडिंग डिकोडिंग के, या फिर नंबर ऑफ सीरीज के, आउट वन आउट के कुछ ऐसे क्वेश्चन डाल देता है जिससे कि बच्चे उसमें फंस जाएं और लास्ट पेपर ही ना अटेम्प्ट कर पाएं। तो आपको मॉक टेस्ट में इन सब चीज़ों का ही फोकस करना है। ये नहीं कि बस आपको नंबर ही नंबर देखने हैं कि यार मेरा नंबर नहीं बढ़ रहा है, मेरी रैंक अच्छी नहीं आ रही है, मेरे नंबर बढ़ नहीं रहे। आज उस दिन मैंने पहला मॉक टेस्ट शुरू किया था उतने तारीख को, आज 10 दिन 15 दिन हो गए, मेरे मॉक टेस्ट में नंबर ही नहीं बढ़ रहे हैं। ये सब चीज़ तो होती रहेंगे, नंबर तो बढ़ते घटते रहेंगे। अरे यार मैं तुमको क्या बताऊँ, कभी कभी ऐसा होता है ना, जो बंदा मॉक टेस्ट लगाता है उसके नंबर मॉक टेस्ट में नहीं आते हैं, पर एग्जाम में वो बहुत अच्छा करके आ जाता है, एग्जाम में उसके बहुत बढ़िया नंबर आ जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर नहीं करने वाली, बस हाँ आपको उन सब चीज़ों से सीखना जरूर है। आप जो मॉक टेस्ट लगाते हो ना घर पे, कोशिश किया करो कि इससे जितना से ज़्यादा सीख पाओ ना, आपके लिए मोर देन इनफ होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे गलतियाँ करोगे उससे सीख सकते हो, पर अगर एग्जाम हॉल में गलती करोगे ना तो उससे फिर सीखने का कभी मौका ही नहीं मिलता, फिर उसके बाद आप बर्बाद हो जाओगे। तो मौका मिला है, अच्छा मौका है। आपकी डेट्स भी अनाउंस हो गई है, 23 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। जो NTPC वाले हैं उनका भी 14 से 18 के बीच में एग्जाम खत्म करवा लेंगे, तो अच्छा मौका है, ठीक है। कोशिश यही करो कि पुराने जो कुछ ऐसे चैनल से जरूर जुड़ जाओ जो एग्जाम दे चुके हैं, जो एक बार क्वालिफाई कर चुके हैं, भले ही उनका फाइनल मेरिट पे नहीं हुआ हो, ठीक है। जैसे कि मैं था, मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, मैंने फिजिकल भी निकाला पर मेरा फाइनल मेरिट में नहीं हुआ। पर मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मेरे एग्जाम हाल में हुए थे मैं उसको जरूर शेयर करता हूँ, ठीक है। उस समय मेरे अटेम्प्ट इसीलिए कम हुए थे क्योंकि मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा था, मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते चल रहा था। मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था, पहली बार मैंने एग्जाम दे रहा था, कोई कंपटीशन एग्जाम में उतना बैठा नहीं था, ठीक है। पर अभी का जो एक्सपीरियंस है ना वो काफ़ी हाई लेवल का एक्सपीरियंस है। तो कहीं ना कहीं आप मेरे एक्सपीरियंस से सीखो। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसको भी ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मतलब ये होगा कि आप जो भी चीज़ मुझे शेयर करना होगा, कोई पढ़ाई से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, या फिर तैयारी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो सकता है, जो भी दिक्कत आती है वहीं पे शेयर कर देता हूँ। तो उससे ये रहेगा कि आप मुझसे डायरेक्टली वहाँ पे कनेक्ट हो जाओगे। कुछ बच्चे डायरेक्टली मुझे मैसेज भी करके कोई क्वेश्चन होता है तो पूछ सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल इसलिए ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। और जहाँ तक कट ऑफ्स की बात है तो मैं कट ऑफ्स के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। और ये तो बात कन्फर्म है कि कट ऑफ पिछले बार के कंपेरिजन में कम ही जाने वाली है। उसके बहुत सारे रीजन है। रीजन ये है कि वैकेंसी ज़्यादा है, लगभग 2 गुने के आसपास वैकेंसी है। 2 गुना नहीं तो 1.5 गुने से तो ज़्यादा ही वैकेंसी है, 2.25 गुना के आसपास वैकेंसी है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि उस टाइम फॉर्म भरे थे और इसमें भी डाल दिए थे, और उन सारे बच्चों का ज्वाइनिंग हो चुका है, तो वो सारे बच्चे एग्जाम में बैठने वाले नहीं है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन आपका कम है। और कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर एग्जाम इतना डिले हो रहा है तो कहीं ना कहीं तैयारी में बच्चे और लगे हुए हैं तो कंपटीशन और बढ़ेगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो एग्जाम का लेवल है, जो पैटर्न है वो सेम ही रहेगा, वो नहीं हिलने वाला। हाँ ये होता है कि कुछ बच्चे इतने टाइम से होता क्या है कि कुछ बच्चे जिनका कि घर का परिस्थिति नहीं सही होता है, पैसे की समस्या होती है, तो जॉब छोड़ के चले जाते हैं, मतलब वो तैयारी करके छोड़ के चले जाते हैं, वो तैयारी अपना छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि एग्जाम ही नहीं होगा। तो 3 साल के दरमियान बहुत कुछ घटा होगा, कुछ बच्चे तैयारी छोड़ दिए होंगे,
ठीक है, कुछ बच्चे डिमोटिवेट हो चुके होंगे। तो ऐसा नहीं है, मतलब कुछ बच्चों के लिए घाटा है तो कुछ बच्चों के लिए फायदे की चीज़ है। ठीक है, तो वो हमारे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से लेते हैं। आई होप मेरी कुछ एक्सपीरियंस है, तो मेरी कुछ बातें थी जो मैं आपको एग्जाम से रिलेटेड थे, जो कैसे अटेम्प्ट करते हैं उसके बारे में मैंने सारा कुछ शेयर कर दिया। आपको कोई डाउट होता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करो, कोई क्वेश्चन होता है तो टेलीग्राम पे आके मैसेज करो। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना पहली बार देख रहे हो तो। आई होप आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा आपको। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो अभी के लिए चलता हूँ, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा कट ऑफ को लेकर कि इसकी क्या कट ऑफ हो सकती है, कहाँ तक अटेम्प्ट करना, कितना नंबर लाना आपके लिए सेफ हो सकता है, जिससे कि आपकी जॉब लगभग क्लियर हो जाए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।